नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। छत्तीसगढ़ सरकार में आपदा में अवसर खोजते हुए कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी जीडीपी की दर में अप्रत्याशित 11.5% दर्ज की गई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,18,401 रुपए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि में 3.88% की वृद्धि हुई है। वहीं उद्योग क्षेत्र में अप्रत्याशित 15.40% की वृद्धि की गई है। वहीं सेवा क्षेत्र में 8.4% की वृद्धि नजर आ रही है। एक तरह से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने आज सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण को रखा, जिसमें कोरोना जैसी आपदा के बाद भी छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत खड़ा नजर आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार की जीडीपी पर नजर डालें तो मात्र 9.2% की वृद्धि नजर आ रही है, जिसकी तुलना में छत्तीसगढ़ की 11.5% वृद्धि कहीं ज्यादा है। वहीं सदन में प्रस्तुत हुए आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष में राजनीतिक रार नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की जीडीपी दर से 3% अधिक जीडीपी दिखाकर छत्तीसगढ़ ने कमाल किया है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा इसे आंकड़ों का खेल बता रही है। तो बजट को लेकर पहले ही सियासी बवाल मचा हुआ है और आज इसी पर हम अपनी चर्चा करेंगे। खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन किस तरह से आज जो है हंगामा आज देखने को मिला, प्रदेश में जीडीपी को लेकर जो अंतर देखा जा रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। एक तरफ प्रदेश की अगर बात करें, कृषि के क्षेत्र में 16.73%, जबकि भारत सरकार का 15.67% है। उद्योग के क्षेत्र में 50.61%, जबकि भारत सरकार का 30.22% है। सेवा क्षेत्र में 32.66% और भारत सरकार का 14.10% है। प्रति व्यक्ति आय निम्न राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर 2021-22 प्रति व्यक्ति आय रुपए में 1,18,401 रुपए है। भारत सरकार 1,50,326 प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत 11.93%, छत्तीसगढ़ 16.6। देखिए, अलग अलग राज्यों के द्वारा जो आंकड़े जाते हैं और उसके बाद कुछ कंपोनेंट मिला करके उसमें फिर वो केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किए जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। 2019-20 की तुलना में 2020-21 सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में -137% की कमी हुई है। उद्योग क्षेत्र में -3.89% की कमी हुई है। सेवा क्षेत्र में -0.61% की कमी हुई है। उत्पाद कर और सब्सिडी दर में -3.04% की कमी हुई है। कृषि दर में हम देखेंगे तो 2020-21 में 5.48% थी, जबकि 21-22 में 3.88% संभावित बताई जा रही है, कमी हो रही है। प्रचलित मतलब लगभग 2% की वृद्धि हुई है यदि 3 सालों को देखें तो। जबकि आप छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर तपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और साथ ही बीजेपी के नेता हैं उमेश घोरमोड़े। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अमित श्रीवास्तव का। अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आज आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया गया, जीडीपी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, जो अंतर देखा जा रहा है केंद्र और राज्य के आंकड़ों में, इसको लेकर जो बीजेपी है वो खड़ी हो गई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आंकड़ों का खेल यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है हमने जनमानस के प्रति अपनी जवाबदेही और इसका परिचय दिया है, क्योंकि हमारी दूरदर्शी सोच और लगन के तहत ही हम लगातार पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले अब तो लोग छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये कहती है भूपेश से तो भरोसा है, उसके पीछे 3 सालों का काम है। पौने 2 साल उसमें कोरोना काल के भी अगर आप देखेंगे तो लगातार लोगों को सुविधाएं पहुंचाना, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं कैसे पहुंचे, लगातार हमारी सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है, उसको करने में कहीं ना कहीं हमने लगातार जनहित में जो निर्णय लिए हैं वो काबिले तारीफ है। और लगातार अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व है, हमारी सरकार पूरी तरीके से इसमें सफल रही है और छत्तीसगढ़ को उन्नति की ओर ले जा रही है। अब आप देखिए कि हमने जो मेहनत और प्रयास किए उसके नतीजे लगातार अब आ रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो 41 से ज्यादा अवार्ड हमें केंद्र की सरकार ने दिया है। अब आप देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं एक किसान है और लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं। और आज जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो लगातार आप देखिए कि हमारी सरकार और पूर्वती सरकार में बेसिक डिफरेंस क्या है। विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश के लिए बन गया है। जो मॉडल बना है वो विकास का मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल अब पूरे देश में पसंद किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने यूपी के चुनावी रैली में हमारी योजनाओं का उन्होंने बखान किया। राजनीतिक मजबूरी वर्ष वो छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने नहीं लिया, जनता उसे समझती है। और विगत 3 वर्षों से जो हमने कार्य किया, चाहे लगातार आप देखिए, चाहे धान खरीदी का लगातार हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते चले गए हो। पहले साल 1890 में 80.37, फिर 82.93, उसके बाद 92 मैट्रिक टन, उसके बाद 105 लाख मैट्रिक टन, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो विगत 3 वर्षों से जो वनोपज की यहाँ पर खरीदी होती थी, इनके समय में पूर्वती सरकार के समय में 7 वनोपज की खरीदी होती थी और हमारे समय में 61 की खरीदी हो रही है। और अभी तक जनवरी तक मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े थे 84.58 करोड़ रुपए के वनोपज की हमने खरीदी की है। उसी प्रकार से 139 जो वन धन विकास केंद्रों से जो इसमें छत्तीसगढ़ के हर्बल प्रोजेक्ट बनते हैं, कुपोषण से जो जंग, बच्चे जो कुपोषित हो रहे थे यहाँ पर हमने उसको एक टारगेट की तरह लिया और लगभग आपको मैं बता दूं कि इस 28 तारीख तक 1,70,000 से ज्यादा बच्चों के जंग जीती है कुपोषण से। प्रदेश में कुपोषण में जो दर में जो कमी आई है, मैं आपको बता दूं पहले इनके कार्यकाल में 30.33 थी, जो हमारे काल में हमारी सरकार की मेहनत के बाद 19.86% हो गई है। और प्रदेश चलिए ठीक है, एक बार मैं उमेश जी के पास भी चले जाती हूँ, आपकी बात भी मैं सुनूंगी। उमेश जी, सुना आपने किस तरह से जो यहाँ पर देखा गया है अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है उसका यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से अमित जी का ये कहना है कि कामकाज जो सरकार ने किया है उसी का नतीजा है कि इस तरह से जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। अब क्या ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये भी क्या गलत है? देखिए, जिस प्रकार से जीडीपी की बात करते करते, ग्रोथ की बात करते करते अमित श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश पहुंच गए और छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र उन्होंने कर दिया और जिस प्रकार से 23 के चुनाव की तैयारी और सदन का सत्र प्रारंभ होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान कि सत्र के बाद चुनावी तैयारी में जुटना है और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में बात करना है, कमोबेश उसी अंदाज में अमित श्रीवास्तव यहाँ पर अपना वक्तव्य रख रहे थे। जिस प्रकार से जीएसपीडी की बात करें, जीडीपी की बात करें, पहला तो देश से इसकी तुलना, अगर 2,80,00,000 जनता छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती उसकी तुलना 130 करोड़ भारतवासियों के साथ अगर हम करें तो मुझको कहीं से भी यह उचित नहीं लगता है। सम्मानीय अर्थशास्त्री भी यहाँ पर बैठे हैं और जो कैलकुलेशन होता है उसको वो बेहतर तरीके से बताएंगे, तो यह कदापि उचित नहीं है कि हम वहां से तुलना करें। रह गई बात यहाँ पर, निश्चित तौर पे ये आंकड़ों की बाजीगरी है और मैं आंकड़ों की बाजीगर इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बात करते हैं 5 लाख रोजगार देने की, लेकिन धरातल पर जाकर के युवाओं से हम पूछते हैं तो रोजगार का अता पता यहाँ पर नहीं रहता है। उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में ये लगातार रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे ये अपना ही रिकॉर्ड लगातार तोड़ते आगे बढ़ रहे हैं। चाहे खाद बीज की किल्लत का विषय हो, लगातार हर वर्ष 3.5 वर्षों में अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर धान खरीदी का विषय हो, किस प्रकार से किस्तों में छला और ठगा जा रहा है। और रह गई बात जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा सवाल है, वो सवाल बना हुआ है, सदन में आपको जवाब देना पड़ेगा।
लेकिन केंद्र की जो योजनाएं आ रही है, अगर मैं मनरेगा का ही पिक्चर ले लूं, चलिए, तो मनरेगा के ठीक है। तहत जो ग्रामीण एक बार क्षेत्रों के मैं अंदर में डॉक्टर रोजगार तपेश उपलब्ध गुप्ता कराए जी जा का रहे हैं, रुख कर लेती हूँ। उसका भी क्रेडिट डॉक्टर निश्चित तपेश तौर पे गुप्ता, केंद्र आप तो सरकार को जाता है। अर्थशास्त्री हैं, आप तो अच्छी से समझ रहे होंगे क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से ये जो अंतर देखा जा रहा है जीडीपी ग्रोथ में, आप एक बार समझाइए कि क्या है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आर्थिक सर्वेक्षण हम जो पिछले साल बजट प्रस्तुत किए रहते हैं उसकी समीक्षात्मक रूप से या तुलनात्मक रूप से हम विवरण देते हैं कि हमारी क्या योजना थी, हम उसमें कितने सफल रहे। इसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष की तुलना नहीं होती। अब ये थोड़ा सी परिपाटी बदलती हुई चली आई है। वास्तव में इसकी तुलना 1 दशक से की जाती है। अगर 1 दशक में 10 वर्षों में हमने क्या प्रगति की। अब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में अब पूरे रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो गई है। इस कारण हर कोई अपने सत्ताधारी पक्ष जो है अपने पार्टी के परिपक्ष में रखते हुए उसका चिंतन मनन करते हैं। वस्तुतः ये नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है, एक परिपाटी चली आई है। और दूसरी बात, मैं इस बात से उमेश जी की इस बात से सहमत हूं कि हमको हर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पे तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने गत वर्षों की तुलना से हमारी योजनाओं से जो सफलता मिल रही है उसकी बात है। ये बात निश्चित तौर पे सही है कि कोरोना के बाद जिस रफ्तार से प्रगति होनी चाहिए थी वैसा प्रदेश में हुआ है। साथ मैंने आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने धरातल पर निरंतर मैं एक अनुसंधान कार्य में, रिसर्च कार्य में लगे रहता हूं। अब कल की ही मैं बता दूं, कल मेरा प्लान है, तो आपका ये आज प्रोजेक्ट है, मेरा कल का प्रोग्राम बना हुआ है कि कल मैं पूरे थोक मार्केट का सर्वे करके उसके आउटपुट निकाल के अपने पास रख लूंगा। मेरे पास ये सब चीजें इस तरीके से पूरा मार्केट, जितना थोक मार्केट है, चाहे कपड़ा हो, सब्जी हो, वो सबका मैं सर्वे करके उसे प्रस्तुत करूंगा अपने स्तर पे। तो मैंने ये अध्ययन किया तो ये पाया कि कोरोना के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं। लोग बाग बहुत उत्साहित थे बाहर निकलने के लिए, निकले हैं। लोगों का काम पेंडिंग पड़े थे, निकले हैं। पर बात यह है, शासकीय योजनाओं के आधार पर हमने जितने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की बात कही थी, क्या वहां तक पहुंचा? एक बिंदु अगर पहुंचा तो क्या उससे वो लाभान्वित हुए? लाभ पहुंचना अलग बात है। मुझे छात्रवृत्ति आवंटित कर दी गई, पर क्या मैं उस छात्रवृत्ति का अध्ययन के लिए उपयोग कर पाया? क्या मैंने किसान को जो राशि दी, क्या वो उसका उपयोग कर पाया? ये समीक्षात्मक रूप होता है। इस रूप में कोई इस मामले में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। विगत 5-7 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि उस पे कार्य योजना बनाने की जो चीजें होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही। और कार्य योजना राजनीतिक दल तैयार नहीं करता, इसको प्रशासकीय इकाई तैयार करता है। उसके परिणाम की समीक्षा राजनीतिक दल यानी सत्ताधारी पक्ष अवश्य करता है। वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक संपदा है और यहाँ के श्रम है वो इतने निपुण और कुशल है कि हम अभी जो दिखा रहे हैं इससे हम ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी गुणवत्ता की ओर हमें ध्यान देना है। वो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा करते हुए बाहरी लोगों को आमंत्रित करके जो अवसर दिया जा रहा है, उस समय भी ये सरकार के ऊपर आरोप लगते थे, अभी भी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं हमको रोकना पड़ेगा। नया राज्य बना है, इस कारण कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए, चाहे वो बिहार से आए, चाहे उत्तराखंड से आए, कहीं भी आए, पर लोग बाग यहाँ आके अवसर तलाश करके कार्य कर रहे हैं और यहाँ के निवासियों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। चाहे रोजगार का अवसर ले लीजिए जी, चाहे किसी प्रकार की भर्ती का ले लीजिए। हाँ। हमको अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इससे सेवा बिल्कुल, क्षेत्र में बिल्कुल। अभी जो प्रतिशत जी, दिया जी। है उससे ज्यादा प्रतिशत सुनिश्चित होगा। दूसरे चलिए। राज्य के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार पड़े हुए। शिक्षा की गुणवत्ता की बात होती है, दूसरे राज्य के लोग यहाँ आके 10 वर्षों से रह रहे हैं, वो यहाँ पे अपना कार्ड वार्ड बना के जिस तरीके से नागरिकता प्राप्त करके अपना शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इन चीजों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हो गया, अब राज्य नया था, अब पुराना हो गया। चलिए 20 वर्ष तो से एक अधिक बार हो मैं गए। अब अमित इसको श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती सबको ध्यान हूँ। देना अमित होगा। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, काफी हंगामेदार इसकी शुरुआत हुई और ऐसे में लगातार जो विपक्ष है ये आरोप लगाता आ रहा है कि समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चर्चा का समय नहीं है, क्या काफी कम वक्त के लिए ये जो है सदन की कार्रवाई होगी। और ऐसे में अब क्या लगता है, क्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सम्मानित हमारे जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, मैं बड़े भाई को बता दूं कि हमारी योजनाएं बच्चों को लेके, कि मैंने जैसा कहा कि सरकार की योजना ये रहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और खास करके किसी भी राज्य या प्रदेश की उन्नति के लिए वहां की स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और वहां की हॉस्पिटलिटी और जो हॉस्पिटल होते हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, जिससे बस्तर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो हमने प्रदेश में बंदूक से जीता है बस्ता,
और लगातार ये योजना चलाई और 123 स्कूल जिसमें हमने चालू किए, जिसमें 45 स्कूल को फिर से पक्का किया गया और 49 स्कूलों का नया भवन निर्माण किया गया। उसी तरह से 171 स्कूल स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूल हमने चालू किए, उसमें 1,36,000 से ज्यादा बच्चे उसमें एडमिशन लिए। और सरकार का ये ध्येय था कि सेवा जतन और सरकार, यही है छत्तीसगढ़ सरकार। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद लगातार योजनाओं को हम ला रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है योजना, और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं समृद्ध खुशहाल हो रहा है। अब आपने कहा कि जो विधानसभा का सत्र चलता है, निश्चित तौर पे जनता की गाड़ी कमाई उस पर खर्च होती है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जब इसमें प्रश्न लगते हैं और प्रश्न लगने के जो विधायक लगाते हैं भाजपा के, जो विपक्ष के भाजपा प्रश्न लगाते हैं, 1673 से ज्यादा 38 प्रश्न वहां पर लगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि जब वहां पर जब चर्चा चालू होगी तो जो प्रश्न इन्होंने लगाए हैं जवाब आने के पहले ही वहां से ये जिस प्रकार से परिक्रमा कर वहां से चले जाते हैं, तो ये जो जिस प्रकार से उनको जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें उनको भाग लेना चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्रश्न लगाने के बाद आंसर सुनने से पहले, जवाब आने से पहले वहां से भाग लेते हैं। चलिए, इसका जवाब मैं उमेश जी से ले लेती हूँ। उमेश जी, सवाल का जवाब नहीं लेती है पार्टी, बीजेपी की अगर बात करें वहां से उठ के चले जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल सवाल तो बहुत हैं और हर सत्र में लगातार 3.5 वर्षों में इतने सवाल किए गए हैं कि इनके पास जवाब नहीं है हर तमाम मुद्दों पर, और इनके पास जवाब नहीं होता है, इसलिए बहिर्गमन करके लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध हमारे नेताओं को दर्ज करना पड़ता है। और बड़ा दुख का विषय है कि बीते 3.5 वर्षों में एक तो सत्र में कटौती करना, लगातार विपक्ष को कम समय देना, सत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वह सत्र है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में सवालों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में निर्णय के लिए वह सत्र है, उसमें लगातार बीते 3.5 वर्षों के अंदर कटौती की जाती रही है। और बीच में तो कोविड का काल चल रहा था, कोविड में एक बार समझ में भी आता था कि चलिए कोविड का दौर है, उस दरमियान अगर कटौती की जाती है तो तमाम चीजें सबके सामने थी, लेकिन अब तो कोविड भी नहीं है और उसके बाद भी सत्र में जिस प्रकार से कटौती की जा रही है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि यह सरकार उन तमाम सवालों के जवाब देने से बचना चाहती है, भागना चाहती है, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो सवाल विपक्ष ने लगातार उठाए हैं। और भागेगी क्यों ना, एक तरफ तो ये जीएसडीपी की बात करते हैं, एक तरफ तो ये कुपोषण और अस्पताल की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख से अधिक मकान छीन लेते हैं। अगर ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की अगर ये घोषणा करते हैं तो ये अपने स्वास्थ्य मंत्री को ही किनारे लगा देते हैं, तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कब तक छत्तीसगढ़ की जनता को मिल पाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ की जनता को कहीं कोई उम्मीद नहीं है, इस प्रकार का रवैया है। और लगातार जिस प्रकार से सदन के अंदर में इनके तमाम मंत्री अपने सवालों में खुद ही फंसते हुए नजर आते हैं और घिरने के बाद जब ये बचने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। और मैं तौर पे कहूंगा कि सवालों के जवाब से भागो, भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाओ, केंद्र की योजनाओं को लटकाओ और छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है। उमेश जी, लगता है अमित जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। अमित जी के पास एक बार मैं चले जाती हूँ। अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मुझे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी की मैं बात सुन रहा था और लगातार मैंने कहा ना कि बीजेपी के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और जिस प्रकार से कहा भी जाता है ना कि 1-2 नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां कहां से उठे। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है। और जैसे हितग्राहियों के दिल से दर्द सुन लीजिए जो 11 लाख हमारे इकोनॉमिक बड़े भाई ने कहा, छत्तीसगढ़ ने अब रफ्तार पकड़ ली है, छत्तीसगढ़ की अब ट्रेन दौड़ रही है और उसे कोई बीजेपी का नेता अब रोक भी नहीं पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने लंबे समय के लिए भाजपा के विधायकों को ट्रेन से उतार दिया है। सपने देखिए, अब छत्तीसगढ़ उन्नत होने जा रहा है, समृद्ध होने जा रहा है, नंबर 1 बना देता है। और बीजेपी चलिए ठीक है, अब मुद्दे तो कई सारे हैं, आप वार पलटवार करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो अब देखना यह है कि आगे किस तरह से कार्रवाई चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट सत्र की शुरुआत हुई है, कल बजट आना है, देखना यह है कि बजट को लेकर क्या कुछ यहां पर जो है पिटारा निकल कर सामने आता है, आम जनता को क्या यहां पर तोहफे मिलते हैं। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।